हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुभाष कुमार गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे कि और जो लेक्चर ये नंबर 3 है मेरा, उसके पिछले 2 लेक्चर हो चुका था। उसमें से बताए थे कि पहला लेक्चर में क्या था, अर्थशास्त्र का डिफिनेशन क्या है। कि उसमें से बताया था कि अर्थशास्त्र हमारे मनुष्य की सामान्य जीवन में उत्पन्न होने वाली आर्थिक क्रियाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन कराता है। उसके बाद बताया था अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। फिर बताए थे विज्ञान है तो वो कैसे है, विज्ञान क्या है, विज्ञान के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ साइंस डिस्कस कर चुके थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग अर्थशास्त्री, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि जो एडम स्मिथ है, अल्फ्रेड मार्शल है, रॉबिन्स और सैमुएल्सन के अनुसार जो इनकी जो अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं वो परिभाषा दी है इकोनॉमिक्स का अपने अनुसार। ये उनके अनुसार यानी इकोनॉमिक्स है क्या, आपको बता चुके थे पहले कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई एक निश्चित डिफिनेशन देके हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए जो अलग अलग अर्थशास्त्री है उन्हें ये डिफिनेशन, सबका अलग अलग मत था, उनके अनुसार अलग अलग डिफिनेशन अर्थशास्त्र की परिभाषा मतलब कि सुनिश्चित की गई। सबके परिभाषा अपने अपने स्थान पे सबके सही है। और कहीं ना कहीं आके समय के साथ परिभाषाएं भी बदलती है, तो समय के साथ कहीं कहीं इनकी परिभाषाएं भी समाज में नहीं सही उतर पाई, तो फिर आगे चेंजिंग होते गए, तो फिर नए नए अप टू डेट होके अलग अलग परिभाषाएं बनते जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा, जैसे कि आप देख चुके एडम स्मिथ लिखा हुआ है, आदम इनके अनुसार अगर बोला जाए तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है यानी कि जो हमारे प्राचीन समय के जो जो परंपरागत यानी कि बोल सकते हैं जो अर्थशास्त्री थे, उनका कहना था कि एडम स्मिथ को यानी कि इन्हीं को मतलब कि ऐसा दर्जा दिया जाता है जो प्राचीन अर्थशास्त्री के अनुसार कि आधुनिक जो हम बोल सकते हैं अर्थशास्त्र के जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है या तो फिर प्राचीन मतलब सारे कम लोग इकोनॉमिक्स, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। यानी कि एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को बोला जाता है यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या रीजन है, इसके पहले भी तो आपको पहले हम बता चुके थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स इनके इनके आने से पहले हमारे चाणक्य हैं, आचार्य चाणक्य, जो मौर्य साम्राज्य के समय के उस समय यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 500 साल यानी 200-300 साल पहले, यानी कि जो अपना जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के माध्यम से मौर्य वंश की स्थापना करते, उन्होंने भी चंद्रगुप्त को वहाँ की शासन व्यवस्था में इकोनॉमिक्स के मतलब कि जो उनका जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें से वो तो राजनीति का पुस्तक है, लेकिन उसमें से एक राज्य को कैसे चलाया जाए, उसके लिए कौन कौन सी स्थितियाँ, आर्थिक स्थिति के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल के साथ साथ वो सारा चीज़ बताए। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र वही पहले हम लोग मतलब कि बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र को कि एक चाणक्य के पहले या फिर उसी समय से चला रहा है, लेकिन अभी बाद में जो आइडेंटिफाई किया यानी कि जो इनका नाम फेमस हुआ इस कारण से क्योंकि इन्होंने एक इनके स्पेशली इन पे बुक, इस पे बुक लिखा और वो काफ़ी प्रभावित हुआ, यानी कि एडम स्मिथ। और उन्होंने जो परिभाषा दिया था कि यानी कि एडम स्मिथ जो इनके जो द्वारा जो परिभाषा दिया गया था, इनका जो परिभाषा था कि आर्थिक विचारों का सारांश जो था, यानी कि एडम बोल सकते हैं कि जो आदम स्मिथ का जो विचार थे यानी कि आदम स्मिथ के विचार, इनकी जो पुस्तक लिखी गई थी सन 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, उसमें दिखती है। जो पुस्तक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये उनके पुस्तक का नाम है, जिसमें जो मतलब कि एडम स्मिथ के जो विचार है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस पुस्तक में पता चलती है। और इन्होंने सबसे पहले जो इस पुस्तक में क्या बोला कि अर्थशास्त्र एक सीमित साधनों पे नहीं, ये अर्थशास्त्र क्या बताया था कि ये संपत्ति का विज्ञान है। इन्होंने क्या बोला कि अर्थशास्त्र हमारे इस पुस्तक के अनुसार जो वो अपना जो मतलब कि बोल सकते हैं कि इनके द्वारा जो एक मैसेज समाज को देना चाह रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इन्होंने क्या बोला कि अर्थशास्त्र हमारा क्या है, संपत्ति का विज्ञान है। अर्थात बोल सकते हैं
इनकी जो परिभाषा थी वो धन की धारणा पे आधारित थी। कौन सा? धन की धारणा, धन की धारणा पर इनकी परिभाषा आधारित थी, यानी कि बोल सकते हैं कि वेल्थ कॉन्सेप्ट। उन्होंने अपने पुस्तक में क्या किया कि बताया कि जो हम लोग जितने भी, यानी कि हम लोग जो कार्य करते हैं अपने आर्थिक जीवन में, जो मानव होने के नाते, या फिर जो अपने रोजमर्रा के जो कार्य करते हैं, तो वो जो हम लोग धनोपार्जन संबंधी जो कार्य करते हैं उसके लिए जो हम लोग विनियोग, वितरण, उपभोग, ये सब जो कार्य करते हैं, ये उन्होंने बताया कि वो कार्य करने के लिए मानव को उन्होंने दो वर्गों में विभाजित किया। आगे चलकर हम बात करें तो इनके द्वारा जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, फिर आगे चल के इन्होंने जो पहला तो बताया, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यानी इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फिर उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। फिर इनके अनुसार इन्होंने जो बताया था कि जो मानव धनोपार्जन संबंधी जो कार्य करता है, यानी कि मानव बोल सकते हैं, इन्होंने मानव के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण संबंधी जो क्रियाएं हैं, जिनसे क्या की जाती है, जिनसे मनुष्य धन की प्राप्ति करता है। इन्होंने बताया कि मानव जो भी अपने धन उपार्जन संबंधी जो क्रियाएं करता है, यानी कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण संबंधी जो भी क्रियाएं करता है, और उससे मतलब उन्होंने डिफाइन किया कि मानव को फिर उन्होंने दो वर्गों में बांट दिया कि यानी कि जो मानव है, यहाँ से उन्होंने बताया कि दो प्रकार के मानव होते हैं समाज में, कि जो एक पैसे कमाने के लिए कार्य करते हैं और दूसरा जो पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं करते। जैसे कि अगर हम अभी कोई टीचिंग कर रहा है या तो फिर हम अभी पढ़ा है, तो मेरा क्या उद्देश्य है कि मतलब कि जो हमारा कंटेंट है वो लोगों तक जाए। सबका अपना अपना एक रीजन होता है, या फिर कोई ऐसा रीजन भी तो होता है कि जैसे कि कोई माता पिता का सेवा करे, कोई समाज सेवा करे, जिससे उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, फिर वो कार्य करता है नैतिकता के अनुसार। तो इन्होंने पहले तो बताया कि उन्होंने मानव को जो दो भागों में बांटा था। पहला आर्थिक मानव, इकोनॉमिक मैन, और दूसरा गैर आर्थिक मन। इकोनॉमिक मैन। तो एडम स्मिथ में अगर इतना ही बात है जो 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इनके तरफ बहुत से नियम दिए हैं, लॉ दिए हैं। अब यहाँ पे बताएगा कि एडम स्मिथ का जो सबसे पहले बताया कि एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी, तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। फिर उनके बाद 1776 ईस्वी में जो उनका बुक आया था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, फिर उन्होंने उसके बाद क्या बताया, इन्होंने जो हम लोग जो धन उपार्जन संबंधी जो क्रियाएं करते हैं उसको उन्होंने दो वर्गों में बांटा था, एक आर्थिक मानव और एक गैर आर्थिक मानव के रूप में हम लोग कार्य करते हैं। अब इनकी परिभाषा के कुछ अर्थशास्त्री जो समर्थक हैं और कुछ इनके परिभाषा के मतलब कि विरोध भी किए हैं, जिसके कारण से आगे चल के इनकी जो विरोध जो इनकी परिभाषा की गई थी, ये परिभाषा के फिर आगे चल के जो मार्शल है वो इनकी परिभाषा को गलत साबित नहीं करके मतलब फिर भी अपने हिसाब से बतलाते हैं कि इनकी परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया था केवल पैसा कमाने के लिए हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। फिर आगे चल के जो आरएम स्मिथ, यानी कि अगर समर्थक में बात करें तो यहाँ के पहले तो हमारे समर्थक में रिकार्डो, जे.एस. मिल, जे.बी. से इत्यादि ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो इनके परिभाषा के समर्थक रहे हैं, और ऐसे अर्थशास्त्री भी हैं जो इनके परिभाषा के विरोधी भी किए थे, जैसे कि जिसमें से एक विलियम्स मिल्स हैं, ये आदि महोदय ने उनके परिभाषा को, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए छोड़ देना। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एडम स्मिथ तो कंप्लीट हो चुका है। अब अल्फ्रेड मार्शल की बात करें कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था
और इनके अनुसार सच क्या है वो देखते हैं। अल्फ्रेड मार्शल, अगर हम बात करें अल्फ्रेड मार्शल की, तो इन्होंने सबसे पहले इनकी जो परिभाषा थी वो कल्याण की धारणा पे थी। इनकी तरह जो परिभाषा दी गया था किस पे, इनकी जो परिभाषा थी वो कल्याण की धारणा पर आधारित थी। कल्याण की धारणा पर यानी कि वेलफेयर कॉन्सेप्ट। इन्होंने बताया कि धन के यानी कि अर्थशास्त्र केवल एक ऐसा विज्ञान नहीं है जिसमें हम केवल पैसे कमाने की बात करते हैं, बल्कि एक ऐसा भी विज्ञान है जिसमें मनुष्य अपने साथ साथ एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वो अपने आसपास के लोगों का भी एक ऐसे सही तरीके से ध्यान रखे जिससे क्या हो कि अगर पूरे समाज में अगर केवल हम कुछ ही साधन के लिए एफर्ट करने के लिए कंफर्टेबल है, तो हम वैसे साधन को कहाँ यूज करेंगे, वैसे साधन को यूज वैसे जगह करेंगे जहाँ पे वहाँ से अधिकांश लोग उसका यूज कर सके। तो यहाँ पे अगर बोला जाए तो एडम अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, यानी कि जो इन्होंने जो परिभाषा दी वो कल्याण की धारणा पर आधारित है। और अगर बात करें तो इनकी पुस्तक है वो 1890 यानी कि 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इन पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा फेमस हुआ आगे जाकर के वो प्रिंसिपल्स ऑफ। और इन्होंने यानी कि अगर बोले तो अल्फ्रेड मार्शल के बारे में तो इतना ही काफ़ी नहीं है, और भी इन्होंने डिफिनेशन दिया था यानी कि कल्याण की धारणा पर आधारित। तो पहली की परिभाषा, दूसरा यानी कि वेलफेयर कॉन्सेप्ट, यानी कि 1890 में इनका बुक प्रकाशित हुआ, यानी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल में कुछ डिफिनेशन लिखना था इसलिए स्टॉप किए थे। यहाँ पे देखिए, अल्फ्रेड मार्शल सबसे पहले बताया कि मार्शल की जो परिभाषा थी वो कल्याण के धारणा पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल धन कमाने के लिए नहीं कार्य करता, बल्कि अपने जीवन में जो लोगों का भलाई होता है, या तो फिर बोल सकते हैं अपने जो अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य करता है, जरूरी नहीं सबको पैसा कमाने के लिए कार्य करता, और भी ऐसा कोई कार्य जो पैसा कमाने के उद्देश्य नहीं भी करता। इनको बताया था कि अल्फ्रेड जो पुस्तक लिखा था 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उनके उस पुस्तक में जो अर्थशास्त्र यानी कि जो अल्फ्रेड मार्शल ने खुद जो डिफिनेशन दी है यहाँ पे लिख दिए हैं कि यहाँ पे लिखा पहले अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसायों, यानी कि हमारे जीवन से जुड़े जो हम लोग व्यवसाय करते हैं, यानी कि जो हम लोग अपना रोजमर्रा की जिंदगी चले जो भी अपना कार्य करते हैं, मानव के कार्यों का अध्ययन है। यानी कि व्यवसाय यानी कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसायों में मानव के कार्यों का अध्ययन है कि जो अपना कार्य करते उसका अध्ययन है। फिर उन्होंने बताया कि मनुष्य के उन व्यक्तिगत एवं सामाजिक, यानी कि वो व्यक्तिगत भी हो सकता है एवं सामाजिक भी हो सकता है, कार्यों की जांच करता है, जो कार्य हम कर उसकी जांच करता है, तथा जिनका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं उपयोग से घनिष्ठतम संबंध है। ये परिभाषा उनके अनुसार दी गई थी। इसका अर्थ यही है कि हम लोग जो भी साधन को यूज करते हैं उससे हम यानी कि उस समाज में कितना कल्याण हो रहा है और उसका हमसे और उस समाज से उसका कितना रिलेशन है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे तो रॉबिन्स है। रॉबिन्स की परिभाषा तो बोल सकते हैं कि पूरी तरह से और भी सटीक है, जो एक प्रकार से होना चाहिए। रॉबिन्स की बात करें तो रॉबिन्स की जो परिभाषा है इसमें कुछ खास नहीं। उन्होंने सबसे पहले बताया कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। समस्याएं उत्पन्न तभी होती है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं क्या है, अनंत है, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे साधन सीमित है। इन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला कि हमारे जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है, और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो हमारे पास साधन है वो सीमित है। फिर उन्होंने बोला कि अगर हम हमारे पास इसी कारण से तो हमारी समस्याएं उत्पन्न होती है, यानी कि उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान। इनके अनुसार क्या था, अर्थशास्त्र सीमित
साधनों का विज्ञान है। यानी कि बोल सकते हैं कि दुर्लभ, सीमित, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास सीमित है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दुर्लभ। अगर मार्केट में कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं है तो हम बोल सकते हैं वो दुर्लभ है। इसलिए हम इसको यहाँ पे दुर्लभता की धारणा के आधार पे बोल सकते हैं कि इनकी जो परिभाषा है वो दुर्लभता की धारणा पर आधारित है। यानी कि कौन सा बोल सकते हैं, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। यानी कि जो हमारे जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, अनंत है। उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के हमारे पास साधन क्या है, सीमित मतलब मात्रा में उपलब्ध है। इन्होंने कहा कि अभाव ही आर्थिक जीवन का मूल आधार है। यानी कि जो हमारे जीवन में जो अभाव है, यानी कि जो कमियां हैं, वही तो हमारे जीवन का मूल आधार है। और चयन की समस्या हमारे लिए मुख्य समस्या। जब हमारे समक्ष साधन सीमित रहते हैं तो उस साधनों में हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। यानी अगला स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि अभाव ही हमारा क्या है, आर्थिक जीवन का आधार है। अभाव ही आर्थिक जीवन का मूल आधार तथा चयन की समस्या मुख्य समस्या है हमारी, जिसके कारण से हमारे यही चयन की समस्या है मुख्य समस्या, जिसके कारण से हमारी आर्थिक जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि हम अपने कम साधनों का कैसे यूटिलाइज करके हम आगे अपने जीवन में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो उन्होंने यही बोला कि हमारे समक्ष जो सबसे पहले जो चुनौती आती है वही है कि हमारे जीवन में जो आर्थिक जो हमारा मूल आधार है हमारे जीवन का, वो अभाव। यानी कि हमारे जीवन में, यानी कि बोल सकते हैं कि हमारे समाज में या फिर हमारे आसपास संसाधन की कमी है, और यही कमी है जिसके कारण से हमारी समस्या उत्पन्न होती है। और उन संसाधनों में हमें फिर क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो अनलिमिटेड है नहीं, जिसके कारण से हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकें। पहला क्या बताया इन्होंने, क्या बताया कि अर्थशास्त्र दुर्लभता की धारणा पर आधारित है। फिर उन्होंने बताया कि चयन की समस्या हमारे लिए मूल समस्या है, अभाव हमारे जीवन का मूल आधार है। अब इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी सन 1932 ईस्वी में, यानी कि 1832 ईस्वी में, जो प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर। यानी कि बोल सकते हैं कि इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई 1932 ईस्वी में, पुस्तक का नाम क्या था, एन एसे ऑन द नेचर एंड significance of economic science, significance of economic science। ये पुस्तक का उनका जो ये नाम है कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। पहले तो उन्होंने 1932 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। रॉबिन्स की परिभाषा का मुख्य जो विशेषता है आपको बता चुके। पहला उन्होंने बताया था कि लिख ही देते हैं उसको भी। पहला बात क्या बताया था कि हमारी इच्छाएं क्या है, यानी बोल सकते हैं कि मानव की आवश्यकताएं अनंत है, यानी कि असीमित है। मानव की आवश्यकताएं असीमित यानी अनलिमिटेड है। दूसरा बताया था कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे पास साधन क्या है, साधन भी हमारे पास सीमित है। यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे पास साधन सीमित है। दूसरा बात क्या बताए थे कि हमारे पास साधन क्या है, सीमित है। तीसरा बोले उन्होंने कहा था कि अगर साधन सीमित है तो हम क्या करें कि साधनों का वैकल्पिक यूज कर सकते हैं। और आवश्यकताएं अनंत है तो क्या सभी आवश्यकताएं एक समान हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि सभी आवश्यकताएं एक समान
सभी आवश्यकताएं एक समान प्रबल एवं महत्वपूर्ण नहीं। चौथा जो पॉइंट बोला गया था उनके द्वारा कि साधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है, कि अगर हमारे पास साधन सीमित है, साधनों का साधनों का वैकल्पिक उपयोग, मतलब कि अगर हमारे पास साधन सीमित है, जरूरी नहीं कि हम एक साधन से, कि अगर हमारे पास साधन सीमित है तो एक साधन लेकर के हम वहां से अपने वांछ पूरा करने के बाद दूसरे व्यक्ति को उसको यूज करने के लिए दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मेरे पास अगर जैसे एक पूरा मोहल्ला है, उसमें से अगर सरकार एक ही कुआं अफोर्ड कर सकती है उस गांव के लिए, तो उस कुएं को ऐसे जगह पे बनाना चाहिए क्योंकि साधन सीमित है। तो वहां से हमारा वैकल्पिक उपयोग उसका कैसे हो सके, यानी कि उस कुएं को उस पूरे गांव के बीच में रखना चाहिए, जिससे क्या हो कि वहां के सभी जो वहाँ की आवश्यकता, जो वहाँ की जो लोगों की असीमित आवश्यकता है, यानी कि वहाँ के जितने भी लोगों की आवश्यकता है वो, और साधन हमारा तो एक ही है, सीमित है, तो उनकी आवश्यकता पूर्ण करने हमको क्या करना, सभी आवश्यकता एक समान प्रबल है, लेकिन उनके लिए हमको क्या करना, साधनों का वैकल्पिक उपयोग, यानी कि उस कुएं को ऐसे स्थान पर स्थित करना होगा जहाँ पे वहां से सभी लोग उसको आसानी से वहां से पानी पी सके, यानी कि उस कुएं को गांव के बीच में रखना चाहिए। ये उनका कहना था कि अगर साधन सीमित है तो साधन को इस प्रकार से यूज करना चाहिए जिससे क्या हो, सभी लोग लाभान्वित हो। उसके बाद रॉबिन्स के बाद अगर हम बात करें तो लास्ट हमारे जो सैमुअल्सन है उनकी बात करें तो सैमुअल्सन की जो परिभाषा वो काफी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, फिर भी इन्होंने इनकी परिभाषा, यानी कि बोल सकते हैं कि सैमुअल्सन के बारे में अगर कहा जाए तो रॉबिन्स की जो परिभाषा दी गई थी, है ना, रॉबिन्स की परिभाषा में कुछ सुधार किए थे। रॉबिन्स की परिभाषा में सुधार करके उनकी परिभाषा को और व्यापक तरीके से प्रकट की। व्यापक तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा, यानी कि जो बताया था कि रॉबिन्स की परिभाषा में जो कुछ क्या बोले गए थे कि उसमें से क्या था कि साधन सीमित है और हमारे आवश्यकताएं अनंत है, साधनों का वैकल्पिक। तो उन्होंने यही प्रस्ताव दिया कि हमारे पास साधन जब सीमित है तो उनकी परिभाषा में कुछ चेंजेस करके बताया कि सब साधन सीमित है तो हमको साधनों को और कैसे काम करना चाहिए जिससे हमारे साधन में वृद्धि हो और जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो मैक्सिमम पूर्ण हो सके, उसके लिए हमको साधनों का वैकल्पिक उपयोग कैसे करना चाहिए। ये सब जो उनकी जो परिभाषा में बात की गई थी, उनकी परिभाषा के उन्होंने सेटिस्फाई किया कि ये हम परिभाषा को कैसे और अधिक तरीके से और प्रभावी बना सकते हैं। यानी बोल सकते हैं इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो विकास की धारणा पर आधारित, यानी कि ओवरऑल जो डिफिनेशन हम पहले देखे, पहला डिफिनेशन क्या था कि हमारे एडम स्मिथ जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इन्होंने कहा कि धन का विज्ञान है। फिर अगर हम बात करें मार्शल की, तो मार्शल ने कहा कल्याण की विज्ञान है। रॉबिन्स की बात करें तो रॉबिन्स ने कहा दुर्लभता अर्थात चयन की समस्या हमारी मुख्य समस्या है। तो सैमुअल्सन ने क्या किया कि ये सभी यानी कि इन चारों यानी कि तीनों द्वारा जो दिए गए परिभाषा थे, मुख्यतः रॉबिन्स की परिभाषा में इन्होंने चेंजिंग करके उनकी परिभाषा को और व्यापक और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ तरीके से प्रस्तुत किया इन्होंने। और इसमें बोला गया कि यानी कि जो प्रस्तुत किया उन्होंने क्या बोला कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक्स है वो एक मानव होने के साथ साथ उसके ग्रोथ करने के लिए क्या क्या साधने हमारे होने चाहिए और उन साधनों का कैसे उपयोग करना चाहिए जिससे मानव का विकास हो सके। यानी कि इनकी जो परिभाषा वो क्या है, विकास की धारणा पे यानी कि डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पर आधारित है और ये डिफिनेशन भी मतलब इनके अनुसार और भी डिफिनेशन बता सकते हैं। विकास की धारणा पे डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है और इन्होंने कहा कि अगर विकास की धारणा पे आधारित इनकी परिभाषा तो कुछ और भी सही तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया होगा। अर्थशास्त्र यहाँ पे सैमुअल्सन भी बता रहे थे, डिफिनेशन लिख रहे थे तो इसलिए बन के थे। सैमुअल्सन की बात करें तो इन्होंने जो बताया था कि इनकी जो परिभाषा है वो विकास की धारणा पर आधारित है
और रॉबिन्स की परिभाषा में कुछ चेंजेस किए थे। अब इनके अनुसार बताया डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बताया गया था। अब इन्होंने जो परिभाषा दिया है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग अथवा प्रयोग के बिना, यानी कि मुद्रा के प्रयोग अथवा प्रयोग के बिना, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की यूज करें या तो मुद्रा का प्रयोग करें के लिए कालगत उत्पादन के लिए व्यक्तिगत एवं समाज उत्पादक साधनों के विनियोजन का किस प्रकार से चुनाव करते हैं। यानी कि समय के साथ साथ, कालगत मतलब समय के साथ साथ उत्पादन के लिए व्यक्ति एवं समाज, समय के साथ साथ उत्पादन के लिए व्यक्ति एवं समाज उत्पादन साधनों के नियोजन का किस प्रकार चुनाव करते हैं, यानी कि उसका सही से नियोजित हो सके, यानी कि एक सही तरीके से उसका यूज हो सके, नियोजन का किस प्रकार चुनाव करते हैं ताकि आगे उत्पादन में समाज एवं व्यक्ति कैसे उसका यूज करते हैं। फिर आगे समाज विभिन्न लोगों एवं वर्गों के उनके, यहाँ तक उत्पादन की बात उन्होंने बोला कि उत्पादन के लिए व्यक्ति एवं समाज जो उत्पादक साधन है उसका किस प्रकार नियोजन। पहला तो बताया कि उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र हमारा क्या है, इस बात का अध्ययन कराता है कि मुद्रा के प्रयोग अथवा प्रयोग के बिना, मुद्रा के द्वारा अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा वस्तुओं के कालगत उत्पादन, यानी कि समय के साथ साथ उत्पादन के लिए व्यक्ति एवं समाज उत्पादक साधनों के नियोजन का किस प्रकार से चुनाव करते हैं, यानी कि उसको उत्पादक जो साधन है उसका किस प्रकार से नियोजित करके, यानी कि उसको नियोजन करना मतलब उसको कार्य में कैसे लाते हैं ताकि आगे चल के वो प्रोडक्शन बढ़ सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि उपभोग के बारे में उन्होंने कहा समाज के विभिन्न लोगों एवं वर्गों में उनके अब तथा भविष्य में, यानी कि जैसे प्रोडक्शन तो हुआ तो प्रोडक्शन के लिए तो अब तथा भविष्य में उपभोग के लिए किस प्रकार वितरित करते हैं, यानी कि हम अगर जैसे जितना प्रोडक्शन हुआ अगर उसका हम सभी अभी यूज कर ले तो फिर भविष्य में क्या होगा, फिर आने वाले समय पीढ़ियों के लिए क्या होगा। तो वही उन्होंने बताया कि अब तथा भविष्य के लिए हम उपभोग में किस प्रकार से उस साधनों का जो उत्पादन साधनों का हम किस प्रकार से नियोजन करें ताकि अभी तथा भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए बच सके। जैसे कोयला है तो कोयला का हम किस प्रकार उपयोग करें कि आने वाले पीढ़ियों को ऐसा हमारा क्या हो कि, यानी कि एक लाइब्रेरी में केवल कोयले को देखने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि कोयला जी हम लोग की कोयला जिससे खाना बनता था या फैक्ट्री चलती थी, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाती। इन्होंने इसीलिए कहा कि जो हमारे उत्पादन के साधन है उसका किस प्रकार से नियोजन किया जाए और आगे चल के उसका फिर भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके लिए फिर हम उसे केवल लाइब्रेरी में देख पाए। ये डिफिनेशन इनके द्वारा दिया गया था। मतलब इनका पूरी तरह से कहना था कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स जो है वो बात करती है, यानी कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ, यानी कि हमारे पास अगर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के हैं, तो अगर अनवीकरणीय समाप्त हो रही तो हमें नवीकरणीय पे जाना चाहिए ताकि उसका वैकल्पिक यूज कर सके, ताकि वो साधन जो है वो आने वाले समय में केवल ये बोल सकते हैं ना लाइब्रेरी में ना रह जाए। तो ये डिफिनेशन दिए गए थे, चारों के बता चुके हैं। और इनके बाद हम बात करें अगर तो अगला लेक्चर में चलेगा कि जो सबसे ओस्लो यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है रैगनर फ्रिच, उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, एक मैक्रो और माइक्रो में, यानी कि जो ग्रीक वर्ड मैक्रोस और मैक्रोस से जो बना था। आगे डिफिनेशन देखेंगे। ये पहला चैप्टर का ये केवल अभी अर्थशास्त्र का डिफिनेशन लेक्चर 3 में कंप्लीट हुआ है। लेक्चर 4 भी चलेगा, आगे 5, 6 कंटिन्यू रहेगा। बोलिएगा तो नोट्स भी लिंक इसका पीडीएफ देखते हैं तो ऐसे पीडीएफ का जितना देते जा रहे हैं उसमें से अगर आप साथ साथ नोट्स करते जाएंगे तो सफिशियंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल क्लास 12 के लिए। ये नहीं कि कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी शॉर्ट में आप जितने ये डिफिनेशन नहीं लिख सकते। कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बस अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ के लिए क्या है वो, यानी कि धन के धन पर आधारित है। कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उनकी जो पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई, पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये हो गया खत्म, इनके द्वारा जो दिया गया था। उन्होंने मानव को दो भागों में बांटा था, आर्थिक मानव गैर आर्थिक मानव, ये खत्म हो गया। अल्फ्रेड मार्शल में बात कर, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा याद रखना, इन्होंने 1890 ईस्वी में पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनके द्वारा बताया गया था ये कल्याण के धारणा पर आधारित। इनका क्या था, वेल्थ कॉन्सेप्ट। इनका क्या था, वेलफेयर कॉन्सेप्ट। रॉबिन्स की बात करें तो इनका स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि 1932 ईस्वी में इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी एंड एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये सैमुअल्सन की बात करें तो इसमें एक ही पॉइंट है, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। बस इतना है जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमेशा के लिए मतलब कि ये एक इकोनॉमिक्स के छात्र होने का इतना तो याद होना चाहिए केवल ये डिफिनेशन जो वाला चैप्टर। बाकी आपका 12th के लिए ये सारा लिखती हैं। इसमें अगर नोट्स करते जाएंगे तो नोट्स की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर पीडीएफ देखते अगर होगा तो लिंक शेयर करेंगे। थैंक्स।